उस आदमी ने हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम में हिस्सा लिया। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया के टॉप एस रैंक एलिट्स तक को शॉक कर दिया। वजह यह थी कि उसने हंटर वर्ल्ड के एक राइजिंग स्टार को सिर्फ बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट से हरा दिया था। पूरा एग्जाम साइट सन्न रह गया, यहाँ तक कि एक एसरान गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर भी खुद उसकी स्ट्रेंथ की लिमिट टेस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें ये नहीं पता था कि हुकन ने 80 लंबे साल एक दूसरी दुनिया में लड़ते हुए बिताए थे। वह वहां का एक अनडिफीटेड स्पीयर गॉड था। उसी ने अपने हाथों से उस दुनिया के डीमन किंग को मारा था। मिशन पूरा होने के बाद थकान ने आखिरकार उसे घेर लिया। तब हुकन ने गॉडेस से एक रिक्वेस्ट की कि उसकी सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को प्रिजर्व किया जाए और उसे वापस अर्थ भेज दिया जाए। गॉडेस ने रिक्वेस्ट मान ली, लेकिन अर्थ पर उसका जो वर्जन था वो पहले ही मर चुका था। इसलिए उसने उसकी सोल को एक नए वेसल में डाल दिया। अगले ही पल लाइट की एक बीम हुन पर आकर गिरी। वह नया वेसल एक ऐसे बॉडी का था जो डेथ के बिल्कुल करीब था। फिर भी गॉडेस को भरोसा था कि वह इसके जरिए एक नई जिंदगी जिएगा। जब हुकन फिर से अपनी आंखें खोल पाया तो वो अर्थ पर वापस था। वो कर्स्ड दूसरी दुनिया उसे एंडलेस सफरिंग दे चुकी थी। अब अर्थ लौटकर उसका नया बॉडी बस एक टीनेज बॉय का था। उसने किचन का फॉसेट खोला और देखा कि साफ अनकॉन्टामिनेटेड पानी बह रहा है। एक सिंपल प्रेस से फायर जल उठी। ये थी रियल मैजिक। उस दूसरी दुनिया के सारे मेजेस हेल में जा सकते थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस दुनिया में उसका फेवरेट खाना अब भी मौजूद था, फ्राइड चिकन कटलेट्स। असली टेक्सचर ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। यही होता है रियल फूड का स्वाद। 80 साल की नॉन स्टॉप कॉम्बैट में उसने कभी ढंग का खाना नहीं खाया था। आखिरकार अब वो इस दुनिया में एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जी सकता था। उसने नोटिस नहीं किया कि विंडो के बाहर एक फेंट रेड ग्लो चमक रहा था। वो बाथरूम में गया और एक लंबा कंफर्टेबल शावर लिया। भले ही उसे अब भी इस दुनिया से पूरी तरह सिंक महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि एक बेहतर जिंदगी अब रीच में है। तभी बिना वार्निंग के विंडो के बाहर एक ग्रोटेस्क फेस दिखा। वो बुरी तरह स्टार्टल्ड हो गया। अर्थ पर ऐसा कुछ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कुछ ही पल बाद उसके पीछे एक ब्रॉडकास्ट गूंजी, इमरजेंसी अनाउंसमेंट। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक कोरोजन रिफ्ट अपीयर हो चुका था। सभी रेजिडेंट्स को तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया गया। हुकन को नहीं पता था कि कोरोजन रिफ्ट क्या होता है या असल में हो क्या रहा है। अगला सीन देखकर वो पूरी तरह हिल गया। कई ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स उसकी विंडो के ग्लास से चिपके हुए थे। उनके शार्प क्लॉज सीधे ग्लास को पियर्स करने वाले थे। जैसे ही वे अंदर घुसने वाले थे, हुकन पलटा और भागा। अब साफ था, ये अर्थ अब वो अर्थ नहीं रही जिसे वह जानता था, और उसे जल्दी आंसर्स चाहिए थे। ये ह्यूमनॉइड क्रीचर्स डरावनी तरह से उन मॉन्स्टर्स जैसे लग रहे थे जिनसे वो दूसरी दुनिया में लड़ चुका था। हुकन जल्दी से विंडो के एज तक गया और उनकी लाइन ऑफ साइट से बाहर निकल गया। जैसे ही वे हटे, वो बिना हेसिटेशन विंडो से बाहर कूद गया। उसने सोचा सेफेस्ट मूव यही है कि ब्रॉडकास्ट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे और शेल्टर की तरफ जाए। तभी उसने आगे एक चाइल्ड को खड़ा देखा। वो उसे साथ ले जाने ही वाला था कि उसने नोटिस किया वो लड़का मॉन्स्टर्स की तरफ वापस जाने वाला था। उसका चेहरा यंग था, लेकिन आंखें अनवेवरिंग थी। वह मॉन्स्टर्स को टेक डाउन करने की बात कर रहा था और हुकन से पूछ रहा था कि क्या वह ज्वाइन करेगा। हुकन बैफल्ड हो गया। आजकल के बच्चे इतने फियरलेस होते हैं। उस बच्चे से उसे पता चला कि अर्थ पिछले 13 सालों से ऐसी ही थी। कोरोजन रिफ्ट्स वो गेटवेज थे जिनसे मॉन्स्टर आते थे, और किसी को नहीं पता था कि वे कैसे बनते हैं या कब और कहां अपीयर होंगे। ये रियलाइजेशन हुकन को फ्रस्ट्रेटेड कर गया। इतनी मुश्किलों के बाद अर्थ पर लौटा और ये भी लिविंग हेल बन चुका था। उसने कैजुअली बच्चे से पूछा कि अभी अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कौन है। बिना सोचे बच्चे ने नाम लिया, लीसियन। लीसियन जेनाबी गिल्ड से थी, जो अर्थ की टॉप 10 गिल्ड्स में से एक थी। वो एक मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड वील्ड करती थी और फिलहाल श्वीन में एक कोरोजन रिफ्ट हैंडल कर रही थी। पावरफुल हंटर्स के होने के बावजूद ऑर्डिनरी लोगों का मॉन्स्टर से लड़ना हुकन को अब भी अनरियल लग रहा था। अचानक हुकन ने बच्चे का मुंह ढक दिया और उसे चुप रहने का सिग्नल दिया। सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे थे। ध्यान से देखने पर 5 मॉन्स्टर्स साफ दिख रहे थे, लेकिन हुकन बेटर जानता था 5 दिख रहे हैं और एक छिपा हुआ है। अच्छी बात यह थी कि ये नया बॉडी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इतना कि इनसे डील कर सके। फिर भी
फाइट के बीच बच्चे को प्रोटेक्ट करने का भरोसा उसे नहीं था, लेकिन उसे छोड़ना भी ऑप्शन नहीं था। तभी उसे एक फेमिलियर सेंसेशन महसूस हुई। हवा में फेंट ब्लू एनर्जी के ट्रेसेस थे। ये मना था। उसी पल उसे यकीन हो गया कि ये वही पावर है जो उसने उस दूसरी दुनिया में जानी थी। अगले ही इंस्टेंट एक मॉन्स्टर फ्लेम्स में फट गया। ये अटैक खुद हुकन ने किया था। भले ही 80 साल में जमा किया हुआ मना अब खत्म हो चुका था, लेकिन जब तक हवा में मना मौजूद है वो उसे फिर से गैदर कर सकता है। इसका मतलब था वो अब भी उस पावर को वील्ड कर सकता है जो उसकी सोल में एंग्रेव थी। पैराडॉक्स फ्लेम। फायर पावर थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन इन कुछ मॉन्स्टर्स के लिए काफी से ज्यादा थी। बच्चा उसे औ से देखने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास इतनी यूनिक एबिलिटी होगी। ये कहकर बच्चा खुद भी मॉन्स्टर्स पर चार्ज करने को रेडी हो गया। हुकन बस स्पीचलेस रह गया। मॉन्स्टर्स ने अभी तक पूरा टारगेट लॉक भी नहीं किया था, फिर इतनी जल्दी क्यों? जैसा हुकन ने प्रेडिक्ट किया था, बच्चा इंस्टेंटली मॉन्स्टर्स का टारगेट बन गया। टेरर उसके चेहरे पर फैल गया। थैंकफुली हुकन ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इशारा किया कि जमीन पर पड़ी स्टिक उसे दे दे। उसे बच्चे का वेपन बोरो करना था। अगले ही पल 3 मॉन्स्टर्स सीधे हुकन की तरफ चार्ज कर पड़े। जैसे ही वेपन उसके हाथ में पहुंचा, हुकन की गेज पूरी तरह बदल गई। एक तेज वूशिंग साउंड हवा को काटती हुई निकली जब उसने स्टिक घुमाई। तुरंत ही तीनों मॉन्स्टर्स कमर से साफ 2 हिस्सों में कट गए। उसी पल हुकन ने अपने पुराने दिनों वाली फेमिलियर सेंसेशन महसूस की जब स्पीयर गॉड वापस लौटा। ये सीन देखकर लड़का पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसकी नजरों में हुकन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। वो जरूर कोई हंटर था जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हुकन गुस्से से जल रहा था। जिस पीसफुल लाइफ को उसने इतनी मेहनत से वापस पाया था, वो फिर से ऐसे ही बिखर गई थी। जल्द ही इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ हुकन लड़के को अंडरग्राउंड शेल्टर में ले गया। लड़के की मां ने एक नजर में अपने बच्चे को पहचान लिया। वो बार बार थैंक्स कहती रही, बोलती रही, जरूर यही होंगे जिन्होंने मेरे बेटे को बचाया। औरत के वेल टेलर्ड हाई एंड क्लोथिंग देखकर हुकन एक पल के लिए फ्रोज हो गया। तो लड़का एक्चुअली एक वेल्दी फैमिली से था। कोई वंडर नहीं कि वो इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा था। उसी समय पूरी बिल्डिंग जोर जोर से शेक करने लगी। बस एक इंस्टेंट में एक मॉन्स्टर ने एंट्रेंस तोड़ दी और जबरदस्ती अंदर घुस आया। हर कोई पैनिक में भागने लगा, लेकिन हुकन वहीं खड़ा रहा। लड़के ने पीछे मुड़कर उसे रन करने के लिए चिल्लाया, बोला कि इस मॉन्स्टर के सामने तो हुकन भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। फिर भी हुकन नहीं हिला। उसे लगा था कि वो फेमिलियर वर्ल्ड में लौट आया है, लेकिन अब साफ था कि यह जगह भी दूसरे वर्ल्ड से अलग नहीं है। उसने पास खड़े लड़के से पूछा कि अगर उसका फैमिली इतना वेल्दी है तो वो सेफ जगह छुपकर कंफर्टेबल लाइफ जीने के बजाय हंटर क्यों बनना चाहता है। लड़के ने कहा कि उसके फादर को मार दिया गया था, तब उनकी फैमिली भी शेल्टर में छुपी हुई थी। फिर भी उसके फादर मॉन्स्टर्स द्वारा स्लॉटर कर दिए गए। उसी पल से लड़के को समझ आ गया कि अर्थ पर कोई भी जगह ट्रूली सेफ नहीं है। इसी वजह से उसने स्वेयर किया कि वो हंटर बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, सारे कोरोजन रिफ्ट्स को खत्म करेगा और वर्ल्ड को सेव करेगा, चाहे ये सुनने में लाफेबल ही क्यों न लगे। वह पूरा कर पाता उससे पहले ही हुकन ने उसे इंटरप्ट कर दिया। वो मुस्कुराया, एक क्वाइट रियश्योरेंस से भरी स्माइल, और बोला कि एक दिन वो जरूर ग्रेट हंटर बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वर्ल्ड को कभी सेव नहीं कर पाएगा। जैसे ही हुकन के वर्ड्स गिरे, लड़के की मां ने उसे जोर से खींचा और भागने को कहा। ठीक उसी मोमेंट पीछे एक थंडरस एक्सप्लोजन हुआ। जब लड़के ने पलटकर देखा तो वो शॉक रह गया। जिस मॉन्स्टर से सब डर रहे थे वो पहले ही मर चुका था। हुकन ने उसे सिंगल हैंड से किल कर दिया था। हुकन ने जो कहा था उसका रीजन सिंपल था, क्योंकि वर्ल्ड को सेव करने का जॉब उसका था और उसे ये काम करने का प्लेंटी एक्सपीरियंस था। मॉन्स्टर से डील करने के बाद हुकन बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करने घर लौटा। उसे ये भी पता चला कि उसका अकाउंट बैलेंस गिरकर सिर्फ 3000 रह गया है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में एम्प्लॉय था, लेकिन कोरोजन रिफ्ट्स की वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और वो अनएम्प्लॉयड रह गया। जब हुकन सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाए और सर्वाइव करे, तभी उसे फोन पर हंटर रिक्रूटमेंट नोटिस दिखा। टाइम तेजी से नेक्स्ट डे तक पहुंच गया। हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर आज एक ग्रैंड सिलेक्शन सेरेमनी होने वाली थी। इस इवेंट में कई हंटर स्काउट्स आए थे,
जो प्रॉमिसिंग न्यूकमर्स को अपने गिल्ड्स में रिक्रूट करना चाहते थे। हालांकि एक स्काउट का मानना था कि इस बैच में कोई रियल स्टैंड आउट नहीं है, बस माइनर कैरेक्टर्स है। लेकिन यह सिलेक्शन इवेंट वर्ल्ड के टॉप 10 हंटर्स में से एक ली सियन का भी अटेंशन खींच लाया। अरीना में ऑलमोस्ट हर कोई एडमिरेशन से देख रहा था। यह वही थी जिसे लोग नॉर्मली सिर्फ न्यूज में देखते थे। सबको लगा ली सियन सिंगा के लिए आई है, हंटर एकेडमी की टॉप ग्रेजुएट जिसने इलेक्ट्रो कंट्रोल एबिलिटीज अवेकन की थी। लेकिन असल में ली सियन ने सिंगा को सीरियसली लिया ही नहीं था। बेस्ट केस में वह उसे एक वॉकिंग पावर बैंक मानती थी। उसके पास खड़े कोलीग ने कहा कि सिंगा की एबिलिटीज कुछ सिचुएशंस में यूजफुल हो सकती है। इस पर पास खड़े आदमी ने सनग्लासेस एडजस्ट करते हुए कामनी कहा कि बहुत से एकेडमी प्रोडिजीज रियल कॉम्बैट सामने आते ही कोलैप्स हो जाते हैं। ली सियन को ये आंसर पसंद आया। उसने कैजुअली कोलीग की तरफ प्रेस में एक कैंडी फेंकी। आखिर ट्रेनिंग और रियल कॉम्बैट पूरी तरह डिफरेंट चीजें हैं। जल्द ही नीचे मैच शुरू होने वाला था। ली सियन इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, किसी प्रॉमिसिंग टैलेंट को डिस्कवर करने की उम्मीद में। न्यूकमर्स, शो मी स्ट्रेंथ वर्थ वांटिंग। होस्ट ने कंटेस्टेंट का प्रोफाइल देखकर सरप्राइज जताया। सिर्फ एक सिविलियन जिसने हंटर एकेडमी अटेंड तक नहीं की थी। उधर हुकन ने अपना कॉम्बैट सूट जिप किया। उसका हाथ एसोसिएशन द्वारा इशूड वेपन पर मजबूती से टिका था। होस्ट कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाता रहा, सोचता रहा कि इस स्टेज पर कदम रखने के लिए कितनी करेज चाहिए। और अब अरीना में एंट्री करता कंटेस्टेंट हुकैन, जिसे सच कहे तो हुकन अभी भी इस नए नेम का आदी नहीं हुआ था। रूल्स सिंपल थे, सिर्फ एसोसिएशन इशूड वेपन्स अलाउड थे और लीथल डैमेज फॉरबिडन था। हुकन का असली मकसद इस हंटर एग्जाम को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना था, ताकि वो हायर अथॉरिटी पा सके। सामने ब्लॉन्ड हेड यूथ खड़ा था, एरोगेंट सा। साफ दिख रहा था कि वो हुकीम को सीरियसली नहीं ले रहा। रेफरी ने हाथ ऊपर उठाया और फर्स्ट मैच ऑफिशियली शुरू हो गया। स्टार्ट होते ही ब्लॉन्ड यूथ चार्ज कर गया, एक्साइटेड कि वह ऐसे इंसान से फाइट कर रहा है जो मना भी गैदर नहीं कर सकता। लेकिन हुकन का एक्सप्रेशन बिल्कुल अनचेंज्ड रहा। उसके लिए अपोनेंट कुछ नहीं, बस ओपनिंग्स ही ओपनिंग्स था। अगले ही इंस्टेंट हुकन ने अपना वेपन सीधा जमीन में घुसा दिया। फिर उस यूथ के शॉक के लिए हुकन उसकी नजरों से वैनिश हो गया। ब्लॉन्ड यूथ के दिमाग में कंफ्यूजन दौड़ गई। क्या ये स्पीड टाइप हंटर है? जब तक उसे समझ आता कि हो क्या रहा है, हुकन पहले ही उसके पीछे खड़ा था। तुम्हारी टेक्निक स्लॉपी है, उसने कहा। तुमसे डील करने के लिए मुझे वेपन की भी जरूरत नहीं। अगले सेकंड हुकन ने उसकी एब्डोमेन पर जोरदार पंच मारा, जिससे ब्लॉन्ड यूथ लगभग रात का खाया हुआ सब कुछ बाहर निकाल देता। जैसे ही अपोनेंट कोलैप्स होने वाला था, हुकन ने पैर रखा और उसे जबरदस्ती वापस अपराइट खड़ा कर दिया। उसके बाद एक ब्रूटल अपरकट पड़ा, जिसने आदमी की जॉ तोड़ दी। जो ब्लॉन्ड यूथ कुछ पल पहले तक इतना एरोगेंट था, अब बैली कॉन्शियस रह गया था। यह देखकर हुकन भी थोड़ा ऑफ गार्ड हो गया। उसे पता था कि वह उसका मैच नहीं है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही फ्रैजाइल निकला। उसने बैरहैंडेड फाइट इसीलिए चुनी थी क्योंकि स्पीयर से वो उसे बहुत ज्यादा बैडली इंजर कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद हुकन रिलैक्स हो गया। लड़का शायद सिर्फ एक रूकी था। ये क्लियरली एवरेज हंटर लेवल नहीं था, लेकिन यह साइट ली सियन को वहीं फ्रीज कर गई। आखिर ये गाय है कौन? उसने तुरंत हुकैन का प्रोफाइल निकाला। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी एम्प्लॉय। एक कोलीग ने बुदबुदाया कि इस यंग मैन के पास ऑलमोस्ट कोई मना रिजर्व्स नहीं है। ऐसी पावर के लिए तो इयर्स ऑफ अक्यूमुलेशन चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसे सिर्फ लक ही कहा जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर ली सियन ने बस कोल्ड शट अप कहा और उसकी तरफ एक कैंडी फेंक दी। उसकी नजरों में ज्यादा लाइकली यही था कि हुकन अरीना फ्लोर पर जानबूझकर मना अक्यूमुलेट करने से रिफ्यूज कर रहा था। हुकन ने अपनी नेक रोल की, हल्की स्टिफनेस महसूस करते हुए। फिर भी अगर उसे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी थी तो फाइट को डिसाइसिवली एंड करना जरूरी था। अगले ही इंस्टेंट वो फिर से ब्लॉन्ड यूथ के बगल में खड़ा था। उसने मुट्ठी ऊंची उठाई और कामली बोला, डोंट वरी, ये पंच लीथल नहीं होगा। तब तक ब्लॉन्ड यूथ पूरी तरह टेरिफाइड हो चुका था। नॉन स्टॉप हुकैन से भीख मांग रहा था। एक डल बैंग के साथ हुकैन ने सिंगल पंच में उसे अनकॉन्शियस कर दिया। ये सीन स्टैंड्स में बैठे हंटर स्काउट्स के बीच इंटेंस डिस्कशन का कारण बन गया। जब बाकी लोग उसकी स्ट्रेंथ पर डिबेट कर रहे थे, ली सियन ने मन बना लिया, वो खुद हुकैन को टेस्ट करेगी।
एक कंपेनियन ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। ली सियन ने बस इतना कहा कि वह एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलने जा रही है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। इस बीच हुकन की बैटल्स चलती रहीं। कोई भी स्टेज पर आया, रिजल्ट सैम रहा। वे 3 मूव्स भी विथस्टैंड नहीं कर पाए। हुकन सोचने लगा कि आखिर हंटर एकेडमी इस हफ्ते किस तरह के फाइटर्स सिखा रही है। आखिरकार कई अपोनेंट्स को हराने के बाद उसके सामने कोई वर्दी दिखाई दिया। जैसे ही वो स्टेज पर आई, क्राउड में मर्मर्स फैल गए। वो कैंडिडेट हा संगा थी और हर कोई देखना चाहता था कि क्या वो इस मिस्टीरियस प्रोडिजी की विनिंग स्ट्रीक रोक पाएगी। हु कैन ने कैजुअली उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत इंटरेस्ट स्पार्क हो गया। पूरे दिन में उसने सबसे डेंस मना उसी में देखी थी। हा संगा ने बिना रिस्ट्रेन के कहा, तुम यहाँ तक सिर्फ लक से पहुंचे हो, अब ये खत्म होता है। हु कैन अंदर ही अंदर स्नीयर कर गया, क्या ये कुकी कटर लाइंस भी हंटर एकेडमी करिकुलम का हिस्सा हैं? अगले ही सेकंड हा संगा ने धीरे धीरे अपनी ब्लेड ड्रॉ की। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठी। शायद तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इजी जाऊंगी। ये वर्ड सुनकर हु कैन एक पल के लिए रुक गया। उसके पास स्पेशल एबिलिटीज कैसे नहीं होंगी? बस वह जानता था कि उन्हें यूज करना उसे सीरियसली इंजर कर देगा। हा संगा ने डीप ब्रेथ ली और क्राउच में आ गई। उसके हाथ के पास मना की स्ट्रीम्स गैदर होने लगी। गोल्डन लाइटनिंग ब्लेड के चारों ओर लिपट गई। पूरा वेपन हल्का सा ट्रेम्बलिंग करने लगा। यह देखकर हु कैन को इंटरेस्ट की एक स्पार्क महसूस हुई। अगले ही इंस्टेंट हा संगा बर्स्ट फॉरवर्ड हुई। टील ग्रीन लाइट उसके चारों ओर एक्सप्लोर हो गई, लेकिन जो फुली चार्ज्ड ड्रॉ स्लैश उसने इतनी देर से प्रिपेयर की थी, वो उसे टच तक नहीं कर पाई। हु कैन बस ऊपर लीप किया और उसे अवॉइड कर लिया। हा संगा पूरी तरह स्टन रह गई। उसने डॉज कर लिया। उसने मेरी लाइटनिंग ड्रॉ स्लैश बस जंप करके अवॉइड कर ली। उसने स्कैबर्ड और ब्लेड दोनों को इलेक्ट्रीफाई करके मैग्नेटिज्म क्रिएट की थी और उस फोर्स को ड्रॉ पर लेयर किया था। एसेंशियली अटैक को रेलगन स्टाइल स्ट्राइक बना दिया था। कुछ मोमेंट्स बाद हुकन जमीन पर फर्मली लैंड हुआ। अब तक तुम्हारी टेक्निक सबसे बेस्ट है जो मैंने आज देखी है, हु कैन ने कामली कहा, लेकिन तुमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी, टाइमिंग। तुम स्पीड के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हो। हा संगा की फ्लॉ यही थी कि वह स्पेस में मैग्नेटिक रेल बिछाकर एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज कर रही थी। चाहे अटैक कितना भी फास्ट या पावरफुल हो, इतना ऑब्वियस ट्रेजेक्ट्री वाला अटैक कभी हेड ऑन नहीं लिया जाएगा। फ्रस्ट्रेशन हा संगा के दिमाग में भर गया। उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि हुकन बस लकी था। स्वॉर्ड फिर से ड्रॉ करते हुए उसने और भी फियर्स असॉल्ट लॉन्च किया। उस मूव के बिना भी मैं तुम्हारे जैसे को हरा सकती हूँ, लेकिन रियलिटी ने उसे फिर डिसअपॉइंट किया। उसके अटैक्स आसानी से अवॉइड हो गए। तुम इडियट हो, हु कैन ने कोल्डली कहा। अगर मैं तुम्हारा फास्टेस्ट अटैक डॉज कर सकता हूँ, तो इतना सिंपल कुछ मुझे कैसे हिट करेगा? इन वर्ड्स ने हा संगा का रेज पूरी तरह इग्नाइट कर दिया। उसकी सोचने की एबिलिटी दब गई। उसी फ्यूरी में उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनलीश कर दिया। हु कैन ने इंस्टेंट देख लिया। वह मना को अपनी लिमिट से बियॉन्ड फोर्सिबली कॉम्प्रेस कर रही थी। अगर वह कंटिन्यू करती तो उसका बॉडी पहले कोलैप्स हो जाता। हु कैन उसके सामने अपीयर हुआ। तुम्हारी एफर्ट रील थी, लेकिन ये फाइट यहीं खत्म होती है। मूव करने से पहले हु कैन ने कैजुअल अम्यूजमेंट के साथ कहा, अगर दर्द होने लगे तो अपना लेफ्ट हैंड उठा देना। अगले ही इंस्टेंट एक डल थड गूंजी जब उसकी फिस्ट हा संगा की एब्डोमेन में जोर से धंस गई। बिना फुल स्ट्रेंथ यूज किए भी इंडिकेट कर गई। ब्लो ने उसे वायलेंटली रेच करने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर हुकीन ने बिना मर्सी उसके चेहरे पर पंचेस की फ्लरी चला दी। आखिर में एक हैवी पंच सीधे उसके फेस पर लगा। उस हिट के बाद हा सिंगा की कॉन्शियसनेस ड्रिफ्ट करने लगी। एक जोरदार थम के साथ, जिस प्रोडिजी का सबको इंतजार था, वो गिर पड़ी। विनर की तरह नहीं, बल्कि डिफीटेड की तरह। ये साइट सबको शॉक में डाल गई। हु कैन ने हा संगा को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था। वह एकेडमी की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी, क्योंकि हु कैन दिखने में इतना अनरिमार्केबल था। बहुत लोगों ने मान लिया कि हा सैंग सिर्फ शो थी, जो मना पर ज्यादा रिलाई करती थी और फिजिकल ट्रेनिंग निग्लेक्ट कर देती थी। उसी मोमेंट हु कैन ने अपने पीछे मूवमेंट सेंस की और सोचा कि शायद वो फाइट कंटिन्यू करने वाली है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने उसे धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड उठाते हुए देखा। उसका पूरा बॉडी डिसोरिएंटेड था, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। हु कैन को ये ऑडली अम्यूजिंग लगा।
उसने कैजुअली कहा था कि अगर हर्ट हो तो लेफ्ट हैंड उठाना, और उसने सच में ऐसा कर दिया। ट्रूली एक एकेडमी स्टूडेंट। इसी बीच एक स्टाफ मेंबर तेजी से रेफरी के पास पहुंचा। उसने रेफरी के कान में कुछ विस्पर किया, जिससे उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। कुछ मोमेंट्स बाद रेफरी ने अनाउंस किया, मैच शेड्यूल एडजस्ट कर दिया गया है। विनर हु कैन प्लीज शॉर्ट रेस्ट ले। ये सुनकर हु कैन कंफ्यूज हो गया। मैच तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, फिर दोबारा प्रिपेयर क्यों? रेफरी के नेक्स्ट वर्ड्स ने आंसर दे दिया, नेक्स्ट अप विनर हु कैन एक स्पेशल मैच में पार्टिसिपेट करेगा, एक एक्टिव ड्यूटी हंटर के खिलाफ। ये मैच एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने पर्सनली अप्रूव की है और सारी अरेंजमेंट्स कंप्लीट है। सारी नजरें मैसिव स्क्रीन पर चली गई और जैसे ही नाम आया क्राउड इरप्ट कर गया। हु कैन ने आंखें नैरो की। अपोनेंट क्लियरली एक सीजन्ड वेटरन लग रहा था। स्पेशल मैच, क्या वह मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करने आगे आई है? ऐसा सीन उसने पहले भी देखा था, यहाँ तक कि दूसरे वर्ल्ड में भी। अरीना फ्लोर पर स्टील घिसटने की शार्प साउंड गूंजी। तुम्हारा नाम हुकन है, राइट? एक वुमन ने कहा, मैं ली सियन हूँ। लेट मी सी, क्या तुम अब भी कोई एबिलिटीज हाइड कर रहे हो? उसकी गेज काम थी लेकिन ऑप्रेसिव भी। ये स्टेज तुम्हारे लिए बहुत स्मॉल है। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अ मैच विद मी? अगर ज्यादा लगे तो रिफ्यूज कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड। ये अचानक है। जब हुकन ने देखा कि सामने कौन है, उसके मुंह से बिटर स्माइल निकल गई। ये वही ली सियन थी, टॉप 10 हंटर, जिसका जिक्र उस किड ने किया था। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसका कंपोजर और प्रेशर बिल्कुल एक्ट नहीं था। वह एक ट्रू प्रोफेशनल हंटर थी जिसने काउंटलेस बैटल सर्वाइव की थी। हुकन के करंट बॉडी से स्पीयर लेकर भी उसे हेड ऑन फेस करना मुश्किल था। फिर भी किसी रीजन से ह्यूअन के होठों का कॉर्नर ऊपर उठ गया। अगर मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है तो आओ। रेफरी थोड़ा फ्रीज हो गया। रेस्ट पहले नहीं लोगे? ली सियन ने हुअन की आंखों में अनमिस्टेकेबल फाइटिंग स्पिरिट देखी और फेंटली स्माइल किया। लुक्स लाइक तुम भी मेरी टाइप के हो। हु कैन ने स्माइल रिटर्न की, एक्साइटमेंट चमकती हुई। तो फिर दिखाओ, क्या इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेरी एक्नॉलेजमेंट के काबिल है? अगले ही इंस्टेंट दोनों मूव कर गए और एक फियर्स बैटल इरप्ट हो गई। उनका क्लैश देखकर पूरा ऑडियंस स्टन रह गया, यहाँ तक कि रेफरी भी पसीना बहाने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि कमेंटेट कैसे करे। ली सियन के एक और अटैक ब्लॉक करने के बाद भी हु कैन के फेस पर ईज का कोई साइन नहीं था। वो साफ फील कर सकता था कि ये वुमन कितनी पावरफुल है। इतना ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ एक फीमेल बॉडी में, ये बिना डाउट किसी भी मेल हंटर के बराबर था। अगले मोमेंट उसकी रिलेंटलेस असॉल्ट से ब्रेक फ्री होने के लिए हु कैन ने रिस्ट ट्विस्ट की, स्पीयर शाफ्ट को पाम में स्पिन किया और जबरदस्ती उसके अटैक को असाइड नॉक कर दिया। हु कैन ने उस स्ट्राइक में फुल स्ट्रेंथ डाल दी, जिससे ली सियन स्टेप बाय स्टेप पीछे स्टैगर करने लगी। फिर भी ली सियन कंपोज रही। वो साफ तौर पर अब भी उसे टेस्ट कर रही थी, अपनी ट्रू पावर होल्ड बैक करके। अर्लियर की तुलना में एस रैंक हंटर से इतना देर फाइट करने के बाद हु कैन की स्पीड नोटिसेबली ड्रॉप हो चुकी थी। एग्जॉशन अब हुकन के फेस पर दिखने लगी थी। ये नहीं था कि ली सियन के पास ओपनिंग्स नहीं थी, बल्कि उसका करंट बॉडी उन कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था, जो काउंटलेस लाइफ एंड डेथ बैटल्स से फोर्ज्ड हुए थे। ली सियन, हाउएवर, जेन्युइनली एक्साइटेड होती जा रही थी। बहुत टाइम बाद उसे हु कैन जैसा कोई मिला था। पावर लेवल सैम नहीं था, लेकिन वो सच में स्ट्रॉन्ग कहलाने के लायक था। वो फाइट कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन समझ गई कि वो लिमिट पर पहुंच रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ली सियन ने अप्रूवल के हिंट के साथ कहा, तुमने रिमार्केबली वेल किया है। मुझे लगा था तुम मैक्स 5 मिनट्स टिकोगे, 30 पूरे कर लोगे। ये एक्सपेक्ट नहीं था। वर्ड्स सेटल होने से पहले ही वह चार्ज कर गई। अब तुम टायर्ड हो तो मैं इसे इजी कर देती हूँ। टाइम है स्टेप डाउन करने और रेस्ट लेने का। यह देखकर हुकन ने स्पीयर शाफ्ट पर ग्रिप टाइटन कर ली। उसके बॉडी में स्टोर्ड मना बिल्कुल नहीं बची थी और एयर में मना भी स्कैर्स थी। उसने स्लो ब्रेथ ली अपने माइंड को काम करने के लिए। यह मूव वो यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब चॉइस नहीं थी। उसका बॉडी शार्पली पीछे लीन हुआ, ली सियन के नेक्स्ट असॉल्ट को मीट करने के लिए। उसकी आईज उसकी मूवमेंट्स पर लॉक हो गई। जैसे ही स्लाइटेस्ट ओपनिंग मिलेगी, वो पैराडॉक्स फ्लेम अनलीश करेगा। पैराडॉक्स फ्लेम इरप्ट होते ही ली सियन की आंखों में शॉक फ्लैश हुआ, लेकिन रिट्रीट करने के बजाय उसने सीधा उसे कट कर दिया। उसकी ब्लेड नीचे उतरी और अटैक को 2 हिस्सों में क्लीव कर दिया। यह रियलाइज करते ही कि वह इंजर्ड नहीं हुई,
हु कैन इमीडिएटली रिट्रीट कर गया, उनके बीच डिस्टेंस वाइडन करते हुए। ली सियन के फेस पर सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। वो लास्ट स्ट्राइक तुम्हें डॉज नहीं करने देना चाहिए था, उसने कहा। फिर भी तुम समहाउ बच गए, और तुम्हारे अराउंड वो ब्लैक ऑरा एग्जैक्टली क्या है? हु कैन ने कामली रिप्लाई किया, वो पैराडॉक्स फ्लेम है। यही मेरा फाइनल ट्रम्प कार्ड है। दूसरी दुनिया में ये मेरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एबिलिटी थी, और वही ताकत थी जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। ये ब्लैक फ्लेम साधारण आग जैसी नहीं है। मेरे कपड़े इसलिए सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ये किसी भी फिजिकल मैटर को जला नहीं सकती। इसके बजाय हर फ्लेम उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूम करती है जिन्हें मैं फ्यूल के तौर पर तय करता हूँ। मेरी मौजूदा आउटपुट के साथ मैं आइडेंटिटी, मेमोरी या रीजन जैसे हाई इग्निशन पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट्स को इग्नाइट नहीं कर सकता। अगले ही पल हुकैन आगे झपटता है। उसके स्पीयर उसके हाथों में बुरी तरह घूमने लगते हैं और एक तेज दहाड़ जैसी आवाज निकलती है। इस वक्त वो सिर्फ एक ही चीज जला सकता था, अपनी ही थकान। ये बदलाव देखकर ली स्यून सच में चौंक जाती है। तुम्हारी स्पीड पहले से तेज है। क्या तुम मुझसे लड़ते वक्त अब तक अपनी ताकत छुपा रहे थे? हुकैन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसका शरीर धुंधला पड़ जाता है, जैसे टेलीपोर्ट कर गया हो, और अगले ही पल वो सीधे उसके सामने दिखाई देता है। उसके स्पीयर एक ही मोशन में वार करते हैं। ली स्यून की आंखों में अविश्वास भर जाता है। इतनी जल्दी अपनी ताकत रिकवर कर ली, ये मुमकिन कैसे है? जैसे ही वह बोलना खत्म करती है, ली स्यून एक तेज वुश के साथ अरीना से गायब हो जाती है। अगले ही हार्टबीट में वो हुकैन के सामने फिर से प्रकट होती है, इतनी तेज कि आंख झपकते ही कोई चूक जाए। दोनों के हथियार एक साथ टकराते हैं। स्टील की तेज और लगातार गूंजती आवाजें फैल जाती हैं। जैसे जैसे लड़ाई खिंचती जाती है, ली स्यून को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। हवा में मना की डेंसिटी लगातार बदल रही थी, लेकिन अरीना की फॉर्मेशंस बिल्कुल वैसी ही बनी हुई थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, ये सब हुआन की पैराडॉक्स फ्लेम की वजह से हो रहा था। जैसे साधारण आग किसी चीज को जलाकर एनर्जी रिलीज करती है, वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूम करके मना पैदा करती है। हुकैन मना से पैराडॉक्स फ्लेम को इग्नाइट करता है, और वो फ्लेम उसकी थकान को जलाकर और भी ज्यादा मना पैदा करती है। इस तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन जाता है। थकान जलती है, मना में बदलती है, और वही मना फिर से फ्लेम को इग्नाइट करती है, बार बार। दूसरे शब्दों में, हुकैन एंड्योरेंस कॉम्बैट में माहिर है। जितनी देर लड़ाई चलती है, उसका अपोनेंट उतना कमजोर होता जाता है, जबकि हुकैन आधी थकान की एक स्थिर अवस्था बनाए रखता है और लगातार लड़ता रहता है। उसी पल ली स्यून अचानक उसके सामने प्रकट होती है और अपनी तलवार से एक जोरदार वार करती है। तेज मेटालिक क्लैंग के साथ जमीन टूट जाती है, लेकिन हमला फिर भी उसे छू नहीं पाता। ली स्यून धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसमें भारी दबाव है। क्या तुम सच में इसे जारी रखने का इरादा रखते हो? हुकैन धूल के भंवर से बाहर निकलता है। उस पल वो किसी ऐसे इंसान जैसा लग रहा था जो किसी के पैर से चिपक गया हो और छोड़ने को तैयार ना हो। वो हंसता है। मैंने शुरू से ही इसे वॉर ऑफ एट्रिशन में घसीटने का सोचा था, और अब तुम मुझे छोड़ देने को कह रही हो। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तुम ये जानती हो, है ना? वह तंज करता है। तो बताओ, क्या मेरे जैसा बेशर्म इंसान तुम्हारी मंजूरी के लायक है? आखिरकार ली स्यून की आंखों में थकान झलकने लगती है। उसने जानबूझकर अपनी ताकत दबाकर हुकैन के बराबर लेवल पर लड़ाई की थी। अगर वह पूरी ताकत से लड़ती तो मैच शायद एक ही वार में खत्म हो जाता। वो शांत स्वर में बोलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे इंसान को पसंद करेगा जिसे रुकना नहीं आता। जब तुम किसी पेड़ को जलाते हो तो आखिर में सिर्फ राख बचती है। जो राख एक बार जल चुकी हो, उसे दोबारा नहीं जलाया जा सकता। पैराडॉक्स फ्लेम भी वैसी ही है। वो रेसिड्यू छोड़ती है। जब सब कुछ राख में बदल जाता है, वही पल होता है जब फ्लेम खत्म हो जाती है, और वही पल तुम्हारी जिंदगी का अंत होता है। ली स्यून अपनी कलाई पर लगे टाइमर को देखती है। 4 घंटे 17 मिनट बीत चुके थे। इस वक्त हुकैन पूरी तरह जमीन पर दबा हुआ था। वो उसे नीचे देखते हुए पूछती है, तुम बहुत देर तक टिके रहे, क्या अब भी जारी रखना चाहते हो? हुकैन बिना किसी हिचक के हार मान लेता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसके हटने के साथ ही मैच का विजेता आधिकारिक रूप से घोषित हो जाता है, ली स्यून अपने कोट में हाथ डालती है और एक लॉलीपॉप निकालती है। जैसे ही वह दिखाई देता है,
उसके सबॉर्डिनेट सदमे में जम जाते हैं। वो कैजुअली लॉलीपॉप हुकैन की ओर उछाल देती है। उसके साथ एक बिजनेस कार्ड भी आता है। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, वह कहती है। मेरा कार्ड भी इसमें है, जरूर कॉल करना। हुकैन कार्ड को देखता है। उस पर लिखा था, पार्टनर ऑफ जीन नुआ BLC, हेड हंटर ली सियन। वो धीमी आवाज में जोड़ती है, डिटेल्स बाद में बात करेंगे, आराम कर लेने के बाद कॉल करना। 2.5 घंटे बाद हुकैन लॉलीपॉप को मुंह में डालकर तोड़ देता है। उसके सामने मौजूद स्मार्ट डिवाइस देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके पुराने जमाने में पहचान का सबूत हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेकिन ये फोन ऑथेंटिकेशन, सेकंड हैंड इक्विपमेंट, ट्रेडिंग, मैसेजिंग और कॉल्स सब कुछ संभाल रहा था। ये उसे उस दूसरी दुनिया की याद दिलाता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस मैजिकल कम्युनिकेशन। तभी एक विशालकाय आदमी उसके सामने आकर खड़ा होता है। तुम हंटर हुकैन हो, है ना? कैमरे पर से कहीं बेहतर लगते हो। वो आदमी साफ तौर पर 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। बोलते हुए वह हुकैन को एक बिजनेस कार्ड देता है। कार्ड पर लिखा था, थाई कंपनी लिमिटेड, एसन हायन। योंग हेन सीधे मुद्दे पर आता है। वह चाहता था कि हुकैन उसकी टीम ज्वाइन करे। उसके मुताबिक सही अनुभव के साथ हुकैन सच में चमक सकता है। हुकैन उसकी तरफ देखता है। वो आदमी झूठा नहीं लग रहा था, लेकिन तभी ली स्यून का चेहरा उसके दिमाग में उभर आता है। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा और उसका ये कहना कि आराम करने के बाद जरूर कॉल करना। हुकैन योंग हेन का कार्ड रख लेता है। उसके पहले से कुछ कमिटमेंट्स थे, इसलिए वो तुरंत फैसला नहीं कर सकता था। मुझे तय करने से पहले थोड़ा वक्त चाहिए, वो कहता है। योंग हेन नाराज होने के बजाय जोर से हंस पड़ता है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें मौके पर ही फैसला करने को मजबूर करूंगा? जितना वक्त चाहिए ले लो। हुकैन ने उसे आसान स्वभाव का समझा था, जब तक योंग हेन अचानक उसका कंधा दबा नहीं देता। हुकैन उसकी आंखों में सीधे देखता है। उसकी नजर तेज और अडिग थी। योंग हेन बस इतना कहता है, ध्यान से सोचना, ये जोड़ते हुए कि उसे भरोसा था कि हुकान एक स्मार्ट आदमी है। इतना कहकर योंग हेन मुड़कर चला गया और हुकान को वहां खामोशी में खड़ा छोड़ दिया। जो बात हुकान को ऑफ गार्ड पकड़ गई वो ये थी कि वो आदमी कितना डायरेक्ट था। सिर्फ यही बात उसे कन्विंस करने के लिए काफी थी। वो उस गिल्ड में ज्वाइन नहीं करेगा और इस पर विचार करने का भी कोई इरादा नहीं था। 10 मिनट बाद हुकान ने ली स्यून को कॉल किया और पूछा कि वो उसे कहाँ मिल सकती है। उसने तुरंत उसे एक एड्रेस भेज दिया, हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर एक छोटा सा रूम। जब हुकान 2nd फ्लोर पर पहुंचा तो उसने एग्जैक्टली बताए गए अनुसार द कैबिन नाम की शॉप देखी। स्टाफ ने उसे बड़े इंथुजियाज्म के साथ ग्रीट किया। आखिरकार अब हुकान कुछ हद तक सेलिब्रिटी बन चुका था। वेलकम टू द कैबिन, अंदर वाला इंसान आपका ही इंतजार कर रहा है। उसके फुटस्टेप्स सुनते ही ली स्यून मुड़ी और उसे हाथ हिलाकर पास बुलाया। वो ये देखकर सरप्राइज लग रही थी कि वो इतनी जल्दी आ गया और उसने पूछा कि क्या कुछ हुआ है। हुकान ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। किसी ने उसे एक गिल्ड में रिक्रूट करने की कोशिश की थी, एक बहुत मैसिव गाय, टू बी प्रिसाइज। ली स्यून काम रही। वो शायद टेबी गिल्ड का एओंघाई रहा होगा। जब वो किसी में इंटरेस्ट दिखाता है तो बाकी गिल्ड्स आमतौर पर पीछे हट जाती है। हुकान हल्का सा चकल करता है। तो तुम्हारी गिल्ड भी उससे वैरी रहती है? अगर सच में ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसकी हैरानी की बात यह थी कि ली स्यून ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय उसने पूछा, किसी भी गिल्ड से बिलोंग किए बिना काम करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब एज अ फ्रीलांसर। ये बात तुरंत हुकान का ध्यान खींच लेती है। साफ था कि ली स्यून बाकी सबसे अलग सोचती थी। वो सजेस्ट कर रही थी कि गिल्ड मिशंस के लिए गिल्ड मेंबरशिप जरूरी नहीं होती। उसने ये भी जोड़ा कि यू हायन शायद हुकान को सिर्फ एंट्री लेवल पोजीशन ही ऑफर करने वाला था। हुकान ने मेज पर हाथ मारा। एंट्री लेवल रोल? तो फिर पार्टनर हंटर होता क्या है? ली स्यून ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। गिल्ड अफिलिएटेड हंटर्स आमतौर पर 3 रैंक्स में होते हैं, एंट्री लेवल, सीनियर और पार्टनर हंटर्स। एंट्री लेवल और सीनियर हंटर्स टीम्स में काम करते हैं, जिनका लीड एक पार्टनर लेवल हंटर करता है और उन्हें बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉइज की तरह देखा जा सकता है। पार्टनर हंटर्स दूसरी तरफ फिक्स्ड सैलरी नहीं लेते बल्कि गिल्ड में शेयर्स होल्ड करते हैं। उन्हें गिल्ड के नेट प्रॉफिट्स का एक हिस्सा मिलता है। प्रैक्टिकली उन्हें कोनर्स बना देता है। पूरा सिस्टम बिल्कुल लॉ फर्म जैसा लग रहा था।
ली स्यून ने सुना था कि जब हंटर गिल्ड्स पहली बार एस्टैब्लिश हुई थी तो उनका स्ट्रक्चर लीगल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था। उसके हिसाब से हुकान को जरूरी नहीं था कि वो एंट्री लेवल से सीनियर तक स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करे सिर्फ पार्टनर हंटर बनने के लिए। हुकान समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। जब तक वो इनफ रेपुटेशन बना ले और ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर ले जिन्हें लोग इग्नोर ना कर सके, गिल्ड्स खुद उसके पीछे आएंगी। ये रियलाइजेशन ली स्यून को साफ तौर पर पसंद आई। उसे लगा कि हुकान से बात करते वक्त कोई बैरियर ही नहीं है। जो चीज उसे कंफ्यूज कर रही थी वो उसकी कैंडी देने की आदत थी। जब से वो बैठा था वो उसे ऑलरेडी 2 कैंडीज दे चुकी थी। फिर भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। हुकान के पास ना कनेक्शंस थे और ना रिसोर्सेज। वो डिसेंट कमीशंस कैसे हासिल करता? शुरू से ही ये एक अपहिल बैटल लग रहा था। ली स्यून ने इसे वेव ऑफ कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल इशू नहीं है, वो इस हिस्से में मदद कर सकती है और वो भी फ्री में। इससे हुकान और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। तो उसने ब्लंटली पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? ली स्यून ने अपना हाथ फाइल फोल्डर में डाला। फ्यूचर में जब तुम इतना फेमस हो जाओ कि गिल्ड्स तुम्हें रिक्रूट करने के लिए कॉम्पीट करें, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें याद रहे कि कभी एक वुमन थी जिसने तुम्हारी मदद की थी। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो बस चाहती हो कि वो उस पर एक फेवर ओ करे। फिर उसने धीरे धीरे फोल्डर उसकी तरफ पुश कर दिया। देखना चाहोगे? एक्सेप्ट करना या ना करना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। हुकान ने फोल्डर खोला और पढ़ना शुरू किया। ये इंचन सिटी से आई एक कमीशन थी। टारगेट था गियाडोंग आइलैंड नाम की जगह। 2 साल पहले वहां एक कोरोजन रिफ्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई और पीछे एक करप्टेड जोन छोड़ गई। शुरू में हुकान ने मान लिया कि जॉब कोरोजन रिफ्ट से डील करने की होगी, लेकिन असल टास्क था गियाडोंग आइलैंड पर पेट्रोल करना, नए रिफ्ट्स के लिए मॉनिटर करना और अगर वो अपीयर हो तो उन्हें एलिमिनेट करना। मिशन 1 महीने बाद स्केड्यूल थी। 5 मिलियन का एडवांस पेमेंट और सक्सेस पर एडिशनल 15 मिलियन। हुकान ने डॉक्यूमेंट्स मेज पर टॉस कर दिए। जॉब की लाइफ थ्रेटनिंग नेचर को देखते हुए पे बिल्कुल जेनरस नहीं था, लेकिन ली स्यून एक्साइटेड दिख रही थी। अगर तुम्हें अनफेयर लगता है तो स्ट्रॉन्ग बनो और फेमस बनो। जब तुम्हारी पॉकेट्स भरी होंगी तब भी पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आता रहेगा। उस पल ली स्यून को बस हुकान का जवाब चाहिए था, यस या नो। हुकान ने धीरे से कहा, अगर तुम इसे ऐसे रख रही हो तो मैं इन हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे अपनी लिमिट्स पुश करना पसंद है। 30 मिनट बाद 2 कार्स हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। उसी समय ली स्यून एक मिस्टीरियस आदमी से फोन पर बात कर रही थी। उसने ब्रीफली हुकान का इंट्रोडक्शन दिया। वो एक सिविलियन है जिसने बेयर हैंडेड वेपन एंड फोर्स टूर्नामेंट क्लियर किया है। दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स सिंपल था, नॉट बैड। ली स्यून जोर से हंस पड़ी। वो असेसमेंट पूरी तरह ऑफ है। उसने मुझसे हेड ऑन पूरे 4 घंटे तक फाइट की। फोन पर आवाज स्टंड लग रही थी। आर यू सीरियस? क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी पावर सप्रेस थी? ली स्यून ने ठंडी हंसी छोड़ी। मैं एक वेटरन हंटर हूँ, 10 साल से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस जो हेलिश एनवायरनमेंट से जिंदा निकलकर मिली है। लॉजिक के हिसाब से मुझे उसके साथ खेलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं उससे 4 घंटे से ज्यादा समय तक लॉक्ड इन बैटल रही। एक बोल्ड थॉट उसके दिमाग में आया, शायद अगर उसे जिंदगी में एक और चांस भी मिल जाए तब भी वो हुकान जैसा मॉन्स्टर दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। एक छोटे से पॉज के बाद आदमी ने जवाब दिया, तुम उसे कितना भी हाई रेट क्यों न करो, वो मिशन साफ तौर पर प्रायर फील्ड एक्सपीरियंस वाले हंटर्स मांगती है। इवन अगर उसकी स्किल्स इंप्रेसिव है तो क्या वो वेटरन्स के साथ टीम अप होने पर सच में होल्ड हिज ओन कर पाएगा? ली स्यून ने उसे वरी न करने को कहा। उसने पहले ही प्लेंटी एक्सपीरियंस वाले किसी इंसान को अरेंज कर दिया था जो हु कैन के साथ काम करेगा। फिर उस आदमी ने एक और सवाल पूछा, अगर वो किड इवेंचुअली तुम्हारे लेवल तक पहुंच गया तो? ली स्यून ने ठंडी स्मर्क दी। ये तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन तुम्हें डील करना ही पड़ेगा। उसका जवाब ब्लंट था, अगर हु कैन कभी मेरे लेवल तक पहुंच गया तो शायद बॉस भी उसे हरा न पाए। सीन 1 महीने पहले पर शिफ्ट होता है। उस समय हुकेन ने ऑनलाइन एक पैकेज ऑर्डर किया था। डिलीवरी ड्राइवर लगातार कंप्लेन कर रहा था, ये चीज इंसेनली हैवी है। आखिर बायर ने क्या ऑर्डर किया है? डोर पर पैकेज रखकर ड्राइवर जल्दी से नेक्स्ट डिलीवरी के लिए निकल गया। हॉलवे के शांत होते ही हुकेन ने डोर खोला और पैकेज उठा लिया। थोड़ी देर में एक लंबा ब्लैक केस उसकी टेबल पर पड़ा था।
वही वेपन जो उसने ऑनलाइन खरीदा था। एक शार्प क्लिक के साथ हु कैन ने दोनों हाथों से लैचेस खोल दिए। अंदर का वेपन देखते ही उसकी आंखें हल्की सी वाइडन हो गई। इसका डिजाइन ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। हर एंगल से स्पीयर बिल्कुल हुकन की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती थी। कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल करना किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं पैदा करने वाला था। इसके साथ एक ग्रीन लिक्विड की वायल भी थी, एक स्पिरिट पोशन। हंटर्स आमतौर पर इमरजेंसीज में इन पर रिलाई करते हैं। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मना से भरी होती है और अर्जेंट जरूरत के समय बेहद यूजफुल होती है। नॉर्मली मना मैनेज करना वाटर डिस्पेंसर इस्तेमाल करने जैसा होता है। हंटर्स हवा से मना ड्रॉ करते हैं, उसे अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर रिलीज करते हैं। स्पिरिट पोशन बस इस पूरे प्रोसेस को बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा कर देती है। लेकिन हु कैन ज्यादातर लोगों से अलग तरीके से मना यूज करता था। वो स्टोरेज फेज को पूरी तरह स्किप कर देता था, सीधे हवा से मना अब्सॉर्ब करता और उसी मोमेंट यूज करता था। इस मेथड का एडवांटेज साफ था, क्योंकि वो एम्बियंट मना पर डिपेंड करता था। प्रैक्टिकली कोई हार्ड लिमिट नहीं थी। इसके अलावा मना जब उसके बॉडी के चैनल्स से बार बार फ्लो करती थी तो वो चैनल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाते थे, जिससे टाइम के साथ वो ज्यादा मात्रा हैंडल कर सकता था। फिर भी एक डाउनसाइड था। जब तक मना चैनल्स पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, वो लिमिटेड अमाउंट ही कंट्रोल कर सकता था, जिससे शॉर्ट विंडो में पावरफुल बर्स्ट्स अनलीश करना मुश्किल हो जाता था। वेट करने का टाइम नहीं था, इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन था कुछ मना पहले से स्टोर करना। वो पूरी वायल एक ही बार में डाउन कर सकता था। अगर वो करीब एक महीने तक ऐसे ट्रेन करता तो उसे पूरा भरोसा था कि वो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच जाएगा। एक महीने बाद सीन इंचन की गियाडोंग आइलैंड पर शिफ्ट होता है। असेंबली पॉइंट पर पहले से ही एक लंबी लाइन लग चुकी थी। चारों तरफ हंटर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। स्टाफ ने हुकन की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद उसे स्क्वाड 8 असाइन कर दिया। थोड़ी ही देर में वो नंबर 8 वाले साइन के नीचे खड़ा इंतजार कर रहा था। जहां हुकन शांत था, वहीं बाकी हंटर्स एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे। इस महीने का पे आउट काफी अच्छा होना चाहिए, पता नहीं हम कब मूव आउट करेंगे। मेडिटेशन में बैठे हुकन ने अचानक किसी को अपना नाम लेते सुना। मुड़कर देखा तो हंटर हा सैंग खड़ी थी। उसके बाल पहले से नोटिसेबली छोटे थे। शायद उसे समझ आ गया था कि कॉम्बैट में लॉन्ग हेयर एक लायबिलिटी है। हा संगा मिशन के लिए उसके साथ टीम अप करने आई थी। हु कैन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, यहाँ इतने हंटर्स हैं, फिर मुझे ही क्यों चुना? उसने ऑनेस्टली जवाब दिया। उसे लगता था कि हुकन स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ काम करके वो उसके फाइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व और लर्न करना चाहती थी। हुकन कुछ बोल नहीं पाया। लगता है एक और बर्डन मिल गया जिससे वो जल्दी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। उसने कहा, अगर तुम मेरी पेस के साथ चल सकती हो तो मेरे पीछे आओ। उसी मोमेंट एक स्टाफ मेंबर बीच में आकर उनकी बातचीत इंटरप्ट करता है। अब जब स्क्वाड 8 के सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, हम मिशन ब्रीफिंग शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स भी हैं, मैं कुछ बेसिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा। वेटरन हंटर्स से कोऑपरेशन की उम्मीद है। कोरोजन रिफ्ट्स को फिलहाल लेवल 1, 2, 3 और अनरैंक में क्लासिफाई किया गया है। रिफ्ट जितना लेवल 1 के करीब होता है, उतना ही डेंजरस होता है। इसके अलावा किसी एरिया में सबसे पहले अपीयर होने वाले रिफ्ट को अल्फा डेजिग्नेट किया जाता है। फिलहाल गियाडोंग आइलैंड का अल्फा कोरोजन रिफ्ट इंसुरी के नॉर्दर्न पार्ट में एक चर्च में लोकेटेड है। हालांकि ये अभी अनरैंक्ड है, लेकिन रिफ्ट एस्केलेशन की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को देखते हुए हम आपको स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं कि आप उसके पास न जाएं। आपकी असाइनमेंट है गियाडोंग आइलैंड के ईस्टर्न साइड में विंग नेर की पेट्रोल करना। किसी भी न्यू कोरोजन रिफ्ट की पहचान करें और अगर वो अपीयर हो तो उसे एलिमिनेट करें। टीम के अंदर से तुरंत एक डिसैटिस्फाइड आवाज उठी। आप एक रुकी को रिफ्ट क्लियरिंग मिशन पर भेज रहे हैं, क्या आप सीरियस हैं? स्टाफ मेंबर ने कंप्लेंट को पूरी तरह इग्नोर किया और टीम को सीधे ऑपरेशन जोन की तरफ ले गया। वहां पहुंचते ही हु कैन ने लोगों को उस एरिया की डेंजर के बारे में वार्निंग देते सुना। डिस्टेंस से भी उनका दावा था कि उन्हें बोन चिलिंग एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे उनका खून जमने वाला हो। वन को ये सब काफी ओवर ड्रामेटिक लगा। हाँ, सिंगा ने अपनी ब्लेड की बैग से हुकन की थाई पर हल्का सा टैप किया, मूव करने का सिग्नल देते हुए। ऑपरेशंस ऑफिशियली शुरू हो चुके थे। स्टाफ मेंबर चिल्लाया, आइलैंड की कंडीशंस रियल टाइम में ऑफशोर कंट्रोल रूम को रिले की जा रही है। अगर असिस्टेंस चाहिए तुरंत कांटेक्ट करें। हंटर्स,
मैं आप सभी को बेस्ट विश करता हूँ। डेजिग्नेटेड एरिया पर पहुंचने के बाद ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करना और एक्शन प्लान डिस्कस करना शुरू किया। मिशन में 1 हफ्ते के अंदर 2 रीजन सर्वे करना था। डिस्कशन जैसे ही मोमेंटम पकड़ रही थी, हु कैन की आवाज बीच में कट कर गई। उसने अपने फोन के मैप की तरफ इशारा किया। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम वाजियो टेम्पल में बेस सेट करें और वहां से आउटवर्ड ऑपरेट करें। कई लोगों ने ओपनली हॉस्टिलिटी दिखाई। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रुकी हो क्या? और टेम्पल क्यों? कोई न्यूबी हमें ऑर्डर्स नहीं देगा। हु कैन ने इमोशनल आउटबर्स्ट को इग्नोर किया और कामली अपना रीजनिंग एक्सप्लेन किया। वाजियो टेम्पल से हम येना एरिया को ओवरलुक कर सकते हैं और टेम्पल की बिल्डिंग्स अभी इंटैक्ट हैं। हम उन्हें लॉजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फील्ड लॉजिक है। क्या आप में से किसी ने ये नहीं सोचा? हुकन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी सजेशन सबको इतना ट्रिगर कर देगी। आसपास रहने के लिए प्लेंटी जगहें हैं। अगर माउंटेन चढ़ने के बाद हम सराउंडेड हो गए तो? हु कैन ने कोल्ड लाफ छोड़ी। हम टेंस ऑफ थाउजेंड्स एनिमीज से नहीं लड़ रहे। वहां जाकर एग्जैक्टली कैसे सराउंडेड हो जाओगे? उसका रिटोर्ट उन्हें और एंग्री कर गया। किसी भी हालत में हम तुम जैसे इनएक्सपीरियंस्ड हंटर से ऑर्डर्स नहीं लेंगे। हु कैन को एहसास हुआ कि हर वर्ल्ड में कुछ लोग बेसिक लॉजिक को इग्नोर करते ही हैं। आर्ग्यूमेंट के बीच उसने क्लीन डिसीजन लिया, स्प्लिट अप। वो अपना प्लान फॉलो करेंगे और वो अपना। हुकन ने सोचा था कि सिर्फ हास सिंह उसके साथ आएगी, लेकिन सरप्राइज में एक तीसरा पर्सन भी उनके स्मॉल ग्रुप में ज्वाइन हो गया। उसने साइड से उस आदमी को देखा। उसका मना लेवल हास सैंग से थोड़ा हायर था। अगर हु कैन को सही याद था, उसका नाम किम मिंच था। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि वो साथ क्यों आया। आंसर सुनकर वो चकल कर गया। किम मिंज ने कहा कि दोनों शायद फर्स्ट मिशन पर हैं और उसे डर था कि 2 रूकीज अकेले ट्रबल में पड़ सकते हैं, इसलिए वो साथ आया। कम से कम टीम में एक डिपेंडेबल इंसान तो था। उसी पल हुकन की नजर आगे स्नैप हो गई। उसने ऑलरेडी सेंस कर लिया था कि कुछ रॉन्ग है। नेक्स्ट इंस्टेंट में उसने अब्रप्टली डायरेक्शन बदल दी। बाकी दोनों सरप्राइज में उसे देखते रहे। तभी हु कैन ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, स्टॉप का सिग्नल देते हुए। उसने साइलेंसिंग जेस्चर किया, साउंड न करने की वार्निंग दी और क्वाइटली कहा कि वो दूसरी साइड चेक करेगा। किम मिंज ने कॉशियसली आगे पीक किया। जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। फॉरेस्ट के अंदर डजन्स मॉन्स्टर्स दौड़ रहे थे, लगभग 50। नंबर्स ओवरवेलमिंग थे। उसने डिटूर लेने और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने का सजेशन दिया। हु कैन ने हाथ उठाकर उसे काम किया। पैनिक मत करो, उसने कहा। तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? किम मिंज ने तुरंत जवाब देने के बजाय हेजिटेट किया, जिससे हुकन का एक्सप्रेशन शार्प हो गया। क्या वो सच में हेड ऑन फाइट करने का प्लान बना रहा था? उस हेजिटेशन ने हु कैन को सीरियस कर दिया। करप्टेड क्रीचर्स से लड़ना हंटर्स के लिए नेचुरल था। मैं फिर पूछ रहा हूँ, उसने फॉर्मली कहा। एग्जैक्टली तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? सून हु कैन को पता चला कि किम मिंज का एट्रीब्यूट फायर है और उसकी मोस्ट कॉन्फिडेंट एबिलिटी फायरबॉल है। गुड, हु कैन ने कहा। मेरे सिग्नल का वेट करो और फर्स्ट अटैक लॉन्च करना। किम मिंज फ्रीज हो गया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि हुकन इतना डिसाइसिवली अटैक का ऑर्डर देगा। एक पल के लिए वो हुकन की थिंकिंग बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाया। किम मिंज पूरी तरह प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि हाँ सिंघा बोल पड़ी। अगर किम मिंज अटैक हैंडल करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? किम मिंज ने कहा, उन्हें रोकने की कोशिश करो। सिर्फ 3 लोगों के साथ 50 एनिमीज फेस करना रेकलेस लग रहा था, खासकर जब ये सपोजिडली उनका फर्स्ट मिशन था। हमें रीग्रुप करना चाहिए जब तक हम बाकी हंटर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। हुकन ने सिर हिला दिया। टाइम नहीं था। बाकी हंटर्स को उनकी पोजीशन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। सिचुएशन अलग थी। हुकन का ग्रुप डायरेक्टली वाजियो टेम्पल से निकला था, जबकि बाकी हंटर्स अभी कोस्ट लाइन स्वीप कर रहे थे। इसके अलावा ब्लाइंडली रेडियो यूज करना स्मार्ट मूव नहीं था। कोई गारंटी नहीं थी कि सिग्नल पिक करने वाला हंटर टाइम पर पहुंच पाएगा। और वर्स्ट केस, अगर वेट करते करते मॉन्स्टर स्कैटर हो गए तो वो बाकी टीम्स के लिए थ्रेट बन सकते थे। काम होने के बाद किम एमजे ने हुकन की रीजनिंग एनालाइज की और रियलाइज किया कि वो बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाती है। इवन अगर नियर बाय हंटर्स होते भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो तुरंत रश करेंगे, खासकर अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट के बाद। इसका मतलब साफ था, सिर्फ तीनों को ही मॉन्स्टर से डील करना होगा। इन अनफेवरेबल कंडीशंस में सरप्राइज अटैक ही बेस्ट ऑप्शन था
और इसी वजह से किम मिंज का फायरबॉल बिल्कुल क्रिटिकल था। हुका ने अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस में टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली प्लान बता दिया। किम मिंज, सेंटर में फायरबॉल मारो, मैं दोनों फ्लैंक्स ब्लॉक करूंगा और उन्हें एस्केप नहीं करने दूंगा। असाइनमेंट सुनकर किम मिंज स्टन रह गया। प्लान इतना प्रिसाइज था कि ऐसा लग रहा था जैसे हुकन ने हर पॉसिबल आउटकम पहले ही देख लिया हो। एक पल के लिए किम और जय सोचने लगे कि हुकन आखिर किस तरह का इंसान है। वो किसी ऐसे लीडर जैसा लगा जो काउंटलेस बैटल्स से फोर्ज हुआ हो। तीनों ने पेशेंटली राइट मोमेंट का वेट किया। जल्दी ही उन्होंने मॉन्स्टर्स के एक लार्ज ग्रुप को क्लस्टर होते देखा। वही सिग्नल था। किम मिंज ने बिना हेजिटेशन फायरबॉल अनलीश कर दिया। नेक्स्ट इंस्टेंट में मॉन्स्टर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे कि फ्लेम्स का मैसिव बर्स्ट उन पर टूट पड़ा। फायरबॉल की पावर ओवरवेलमिंग थी। कई मॉन्स्टर्स एक हार्टबीट में ऐश बन गए। फिर भी किम मिंज को अगला स्पेल प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए था। उस विंडो में हुकन लाइन होल्ड करेगा और हर इनकमिंग अटैक ब्लॉक करेगा। किम मिंज ने अपने हाथ फोरहेड के पास लाकर मना को कंटिन्यूअसली कॉम्प्रेस और चैनल करना शुरू किया। नेक्स्ट मोमेंट में हु कैन शूट फॉरवर्ड हुआ। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक थी। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट भर गया। उसकी ओनली प्रायोरिटी अब मॉन्स्टर्स को पिन करके रखना था ताकि किम मिंज को दोबारा कास्ट करने का टाइम मिल सके। एक सिंगल बर्स्ट ऑफ स्पीड और स्वीपिंग स्ट्राइक के साथ हु कैन ने कई रिफ्ट मॉन्स्टर्स कट डाउन कर दिए। एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉपर डिवीजन ऑफ रोल्स एसेंशियल था। उसका काम अब टीममेट्स के लिए टाइम बाय करना था जब तक अगला फायरबॉल रेडी न हो जाए। तभी एक क्रीचर सीधे उस पर लंच किया। हु कैन ने अटैक को कंप्लीटली इग्नोर किया। उसने स्पीयर को वाइड आर्क में घुमाया और एक ही मोशन में और भी मॉन्स्टर्स गिरा दिए। वो किसी भी हाल में उन्हें किम मिंज के पास आने नहीं देने वाला था। फिर भी अकेले लाइन होल्ड करना हमेशा के लिए इनफ नहीं था। उसे हा सैंग का सपोर्ट चाहिए था। हु कैन बोला, अब तुम्हारी बारी। नेक्स्ट इंस्टेंट में उसके पास शार्प रिंगिंग ड्रॉ स्लैश गूंजा। सिंगल स्ट्राइक में हा संगा ने 3 गॉब्लिन्स के बॉडीज शाटर कर दिए। उसने डीप एक्सहेल लिया और कहा कि अभी के लिए उसका काम हो गया। अब सब किम मिंज पर डिपेंड करता था। लगभग उसी टाइम उसकी आवाज फेड हो गई। ब्लेजिंग एनर्जी का सर्ज इरप्ट हुआ। किम मिंज का फायरबॉल रेडी था। हु कैन ने क्विकली सिग्नल दिया, रुको, मेरे मूव करने के बाद फायर करना, उससे हिट होना प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे ही हु कैन ने एरिया क्लियर किया, किम मिंज ने फायरबॉल अनलीश कर दिया। ब्लेजिंग मास रनअवे बीस्ट की तरह आगे बढ़ी, सीधे मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करती हुई। जहां कुछ मोमेंट्स पहले हुकन खड़ा था, वहां थंडरस एक्सप्लोजन हुआ। इम्पैक्ट से पहले ही वो लीप कर चुका था। इमीडिएटली बाद हुकन ने स्पीयर पर अपनी ग्रिप टाइटन की। ब्लास्ट के केओस में 2 मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हुकन उन्हें एस्केप नहीं करने देने वाला था। कुछ मोमेंट्स बाद फॉरेस्ट में स्मोक धीरे धीरे क्लियर होने लगा। हुकन ने स्पीयर को फर्मली ग्राउंड में ड्राइव किया। एम्बुश कंप्लीट सक्सेस था। हर मॉन्स्टर एलिमिनेट हो चुका था। हालांकि फाइट ने तीनों पर टोल डाला था। हुकन टीम वर्क की प्रेस करने ही वाला था कि उसे पीछे कुछ ऑफ लगा। टर्न करते ही उसने देखा कि मिंजे हैंडगन सीधा उसके हेड पर एम किए खड़ा था, एक्सप्रेशन टेंस और फोकस्ड। फिर किम मिंज ग्रिन कर बैठा, माइंड मूविंग, तुम मेरा टारगेट ब्लॉक कर रहे हो। हु कैन स्पीचलेस रह गया। उसे लगा किम एमजे उसे शूट करने वाला है। नेक्स्ट इंस्टेंट में किम एमजे ने ट्रिगर 2 बार पुल किया। शॉट्स मॉन्स्टर को लगी और वो स्पॉट पर गिर गया। वो मॉन्स्टर्स के बॉडीज में माइक्रोचिप्स इम्प्लांट कर रहे थे। मिशन एंड होने और एरिया सेफ डिक्लेयर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड सैल्वेज डीलर्स उन्हें कलेक्ट करने आते। सैल्वेज डीलर्स कॉर्प्सेस से यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने में स्पेशलाइज करते थे। चिप्स इम्प्लांट होने के बाद मिशन कंक्लूड होने पर वही बॉडीज हैंडल करते, पोटेंशियल वैल्यू वाली चीजें गैदर करते। आइटम्स अप्रेस होती, सेल होती और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। डीलर्स अपना कॉन्ट्रैक्चुअल कमीशन लेते और बाकी अमाउंट फॉलन हंटर्स की फैमिलीज को जाती। हु कैन ने पूछा कि क्या उन डीलर्स पर ट्रस्ट किया जा सकता है। किम मिंज ने अश्योर किया कि सेफ है, बस रिलायबल सैल्वेज डीलर चूज करना और एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। बात करते वक्त एक मॉन्स्टर ट्रीज के बीच छिपा पड़ा था, हु कैन को इंटेंसली वॉच करते हुए। नेक्स्ट इंस्टेंट में उसने सडन अटैक लॉन्च किया, स्टोन फ्रैगमेंट्स ग्राउंड पर ब्लास्ट करते हुए। हुकन ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया कि मिंजे को पकड़कर इम्पैक्ट जोन से बाहर खींच लिया, अदरवाइज
दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाते। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते ही हु कैन ने किम मिंज को साइड में टॉस किया और क्रीचर का सामना करने के लिए टर्न किया। किम मिंज को फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। अभी अभी पूरा ग्रुप वाइप किया था और अब एक और मॉन्स्टर आ गया था। मॉन्स्टर ने चिलिंग लाफ छोड़ी, अपना माउथ खोलते हुए ग्रोटेस्क फैंग्स दिखाए। हुकन का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। ये क्लियरली अर्लियर मॉन्स्टर्स का लीडर था। पियर्सिंग रोर के साथ क्रीचर की हाउल फॉरेस्ट में एको हो गई। कोई नहीं बता सकता था कि वो रीइंफोर्समेंट्स कॉल कर रहा है या नहीं। हु कैन ने ब्रेथ के नीचे कर्ज किया। अगर इसे लड़ना ही था तो पहले अपने अंडरलिंग्स के साथ चार्ज क्यों नहीं किया। अकेले तीनों को चैलेंज करना प्योर सुइसाइड था। बैट लीडर ने श्रिल ग्रेटिंग लाफ निकाली। हुकन उसके अंदर सर्च करता मना फील कर सकता था। ये लेजर मॉन्स्टर से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर था। हु कैन ने टीममेट्स को शाउट करके पीछे रहने को कहा, इंटरफियर न करने का ऑर्डर दिया। वो इसे अकेले हैंडल करेगा। क्रीचर की पावर ओवरवेलमिंग थी। अगर वो कैचअप कर गया तो कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा। दोनों फ्रीज हो गए। नॉर्मली ऐसा मॉन्स्टर तीनों को मिलकर फाइट करना पड़ता। हु कैन ने शार्पली कट किया, मैं ये एक बार कह रहा हूँ, रिट्रीट करो अभी। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो जब तक तुम अपने सिरों को अपने शरीर से अलग करके घर जाना नहीं चाहते। ये शब्द सुनकर वो सन्न रह गए। ये बात कहने का तरीका वाकई डरावना था। हुकैन ने अपना स्पीयर झटका और उन्हें फिर से तुरंत निकल जाने को कहा। अकेले लड़ने से वो बिना किसी रिस्ट्रेन के अपनी पूरी ताकत निकाल सकता था। वो दहाड़ा, आओ फिर तुम डैम बैट लीडर। कुछ ही पलों में हुकैन का बैट लीडर से सीधा क्लैश हो गया। हाँ सैंग इंस्टिंक्टिवली मदद के लिए बढ़ी, लेकिन किम मिंज ने उसे रोक लिया। अभी सही समय नहीं है, हम बस उसे रोकेंगे। और दिखने के बावजूद हुकन असल में ओवरवेल्म नहीं हो रहा था। बैट लीडर का एक भी अटैक उस पर नहीं लगा था, एक बार भी नहीं। उसके कपड़ों के किनारे तक को नहीं छुआ। हाँ सैंग ने एक और बात नोटिस की। हुकन की स्पीड और परसेप्शन बेहद डरावनी थी। अगर वो खुद लड़ रही होती तो उसे शक था कि वो ऐसे अटैक्स डॉज कर पाती। कमर को घुमाते हुए हुकैन लीडर के एक और स्ट्राइक से फिसल कर निकल गया। इवेट करते हुए भी उसने काउंटर अटैक किया। जहां जहां उसका स्पीयर गुजरा वहां डार्कनेस फैल गई। जैसे जैसे ब्लैक फ्लेम्स बढ़ती गई, बैट लीडर की मूवमेंट्स धीमी होती चली गई। हालांकि देखने में ये एक फियर स्ट्रगल लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि हुकन पूरी तरह उस क्रीचर के साथ खेल रहा था। हाँ सैंग शॉक में जमी रह गई। क्या हुकन सच में उसकी तरह एक रूकी हंटर था? वो तो किसी ऐसे वेटरन जैसा लग रहा था जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजर चुका हो। उसी समय मॉन्स्टर लीडर ने हुकैन पर एक और अटैक किया। हुकैन ने धीमी हंसी छोड़ी। परफेक्ट, देखते हैं तुम इसके काबिल भी हो या नहीं कि मैं पूरी ताकत लगाऊं। अगले ही पल उसका शरीर जमीन के साथ फिसलते हुए पीछे गया, डिस्टेंस बनाते हुए। फिर उसने अपना स्पीयर सीधा हवा में फेंक दिया। हाँ सैंग सन्न रह गई। ऐसे वक्त में वेपन हवा में फेंक देना, वो क्या सोच रहा था? ऊपर से स्पीयर गिरने लगा। मॉन्स्टर हुकन की तरफ चार्ज करता रहा। किम मिंज भी उतना ही शॉक था। सबसे डेंजरस पल में हुकन ने जैसे अपना हथियार छोड़ दिया हो। एक ही पल में मॉन्स्टर ने दूरी खत्म कर ली। हुकन जरा भी पैनिक नहीं हुआ। वो बस एक्सप्रेशनलेस उसे देखता रहा। एक वेट थड के साथ मॉन्स्टर का सिर उसके सामने गिर पड़ा। जो स्पीयर उसने कुछ पल पहले फेंका था वही उसका फाइनल स्ट्राइक था। ऊपर से गिरते हुए वो सीधे मॉन्स्टर की गर्दन के आर पार हो गया। गर्दन इंपेल होने के बाद भी क्रीचर स्ट्रगल करता रहा, उसकी टेरिफाइंग वाइटैलिटी का सबूत। लेकिन आउटकम पहले ही तय हो चुका था। हुकन उसे पलटने का कोई मौका देने वाला नहीं था। दूसरों के रिएक्ट करने से पहले ही उसने स्पीयर खींचा और बार बार मॉन्स्टर के सिर में घूम दिया, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किम मिंज अविश्वास में खड़ा रह गया। अभी कुछ पल पहले ऐसा लग रहा था कि हुकन ओवरवेल्म हो रहा है और अब मॉन्स्टर मर चुका था। ये सब अभी अभी क्या हुआ? हुकन ने किम मिंज की तरफ मुड़कर पूछा, क्या सच में यहाँ ऐसा कुछ दिखना नॉर्मल है? किम मिंज को भी शक था। ये क्रीचर एक ट्रू करप्शन कोर यूनिट भी नहीं था। फिर भी अगर ये एरिया करप्शन जोन होता तो कम से कम लेवल 3 रेटेड होना चाहिए था। करप्शन यूनिट्स 4 लेवल्स में बंटे होते हैं और ब्रीफिंग के मुताबिक ब्रिज ईस्ट आइलैंड पर अल्फा कोरोजन रिफ्ट अनरेटेड बताया गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, अल्फा कोरोजन रिफ्ट पहले ही लेवल 3 तक एस्केलेट हो चुका था। इसे तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी था। हाँ सिंघा पहले हिचकिचाई, लेकिन हुकैन ने उसे सोचने को कहा।
अगर ये लेवल 3 नहीं होता तो इनमें से कुछ भी सेंस नहीं बनाता। किम मिंज का एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। अनरेटेड और लेवल 3 के बीच का गैप बहुत बड़ा था। अगर ये सच था तो बहुत कम हंटर्स जिंदा वापस लौट पाते। ये आइलैंड उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था और सिचुएशन को तुरंत एस्केलेट करना जरूरी था। किम मिंज ने सुझाव दिया कि उन्हें पहले बाकी हंटर्स को रेस्क्यू करना चाहिए। हुकन की स्ट्रेंथ के साथ शायद लेवल 3 जोन भी मैनेजेबल हो। हुकन ने आइडिया को साफ मना कर दिया। वो आइलैंड पर मौजूद हर हंटर को ढूंढकर बचा नहीं सकता था। उसकी भी लिमिट्स थी। उसने साफ कहा कि उनका मिशन एंडेंजर्ड हंटर्स को बचाना नहीं बल्कि एडिशनल कोरोजन रिफ्ट्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना है। ऐसे काम में कैजुअलिटीज अनअवॉइडेबल होती है। हाँ, सैंग ने उससे सवाल पूछा, अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम्हें रॉन्ग्ड, एंग्री और डेस्परेटली बचाए जाने की फीलिंग नहीं आती? हुकैन का एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गया। क्या तुम उन्हें डेड माइंडसेट के साथ बचाने की कोशिश कर रही हो? वो ह्यूमन इमोशंस को डिसमिस नहीं कर रहा था, वो आउटकम्स की बात कर रहा था। अगर तुम उन्हें बचाने जाना चाहती हो, मैं नहीं रोकूंगा, बस वो चॉइस मुझ पर मत थोपो। उसने कोल्डली उन्हें उस नाइव सेवियर मेंटालिटी को छोड़ने को कहा। इस दुनिया में कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ऐसे अंत के सामने चाहे उसके अंदर कोई भी इमोशन हो, वो उसे मरने के रिजॉल्व के साथ एक्सेप्ट करेगा। अगर कुछ हंटर्स को बचाने की कोशिश में कोरोजन रिफ्ट और वर्सन हो जाए और इस आइलैंड पर और ज्यादा मौतें हों, तो वही असली पाप होगा। डेस्परेट सिचुएशंस में हेजिटेशन सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर वो अपने मिशंस में उस इमोशनल माइंडसेट को लेकर चलते रहे तो वो इस दुनिया में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रात होने पर ग्रुप ने आराम के लिए एक जगह ढूंढी और एक अबैंडन्ड हाउस को टेम्पररी शेल्टर बनाया। बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी और वहां किसी करप्टेड क्रीचर के रुकने के निशान नहीं थे। किम और जय ने एरिया अच्छी तरह चेक किया और डिम लाइटिंग के अलावा कुछ अनयूजुअल नहीं पाया। उन लाइट्स की वजह से वो दूसरे हंटर्स की पोजीशंस रफली ट्रैक कर पा रहे थे, लेकिन हुकन की नजर से वही लाइट्स उनकी खुद की लोकेशन भी एक्सपोज कर रही थी, जो इनहेरेंटली डेंजरस था। माइनर एनिमीज के साथ वो रिस्क मैनेजेबल था, लेकिन अगर बैट लीडर जैसा कुछ आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हुकैन ने अपना फोन निकाला और दूसरे हंटर्स को वार्निंग भेजी। यह स्क्वाड 8 है। हालिया एनकाउंटर्स के आधार पर अल्फा कोरोजन रिफ्ट लेवल 3 तक एस्केलेट हो चुका हो सकता है।